हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1। ये जो चैप्टर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा और आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आप तक लेकर आने में। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है मेसोपोटामिया के बारे में, बट जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ ये जो सिटी है मेसोपोटामिया, क्लास 12th में ऐसी ही एक सिटी आपको पढ़ाई जाएगी, हड़प्पा। ये है क्या? ये एंशियंट सिविलाइजेशन है। अब इसका क्या मतलब होता है? ऐसे शहर जो फ्लरिश किए, अपने पीक पॉइंट पर पहुंचे और बाद में जाके उनका कोलैप्स हो जाता है। ये जो मेसोपोटामिया है ये कहाँ एग्जिस्ट करता था? तो ये एग्जिस्ट करता था बिटवीन द टू रिवर्स। एक रिवर का नाम है यूफ्रेट्स और जो दूसरी रिवर है उसका नाम है टिग्रिस। इन दोनों नदियों के बीच में एग्जिस्ट करने वाला मेसोपोटामिया आज कहां पर है? तो ये हिस्सा है आज इराक का। मेसोपोटामिया जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ और ये दोनों शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं, जिसमें एक वर्ड है मीजोस और दूसरा टर्म है पोटामस। नाउ मीजोस का मतलब होता है मिडल और पोटामस का मतलब होता है रिवर। एज जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये दो नदियों के बीच में एग्जिस्ट करता है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, और इसी वजह से इसके नाम में मेसोपोटामिया है, जिसमें मेजोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामस का मतलब होता है रिवर, दो नदियों के बीच की जगह। मेसोपोटामिया को किस वजह से जाना जाता था? तो जो मेसोपोटामिया है ये फेमस था अपनी राइटिंग्स के लिए, सिटी लाइफ के लिए, ट्रेड के लिए, लिटरेचर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए। इन सभी वजहों से मेसोपोटामिया फेमस हुआ करता था। जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम हुआ करता था ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से लेके नॉर्दर्न सीरिया, फिर टर्की, यहाँ तक फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा फैल चुका था। किस ईयर तक? 2000 BC तक। जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज आज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उस समय मेसोपोटामिया में ओरिजिनेट हुई मेसोपोटामियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी 2000 BC के बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, नॉर्दर्न सीरिया में और टर्की से। इसी वजह से यहाँ पर ये जो किंगडम है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया करते थे और साथ में जो इजिप्ट के फरो हुआ करते थे, फरो के साथ भी ये कम्युनिकेट करते थे ना। व्हाट इज फरो? फरो का मतलब होता है किंग। मेसोपोटामिया में जो किंग होते थे उन्हें फेरो कहा जाता था। साथ ही साथ में ऐसे मल्टीपल नाम होते हैं, राइट? जैसे अगर आप रशिया के किंग को पहले अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में जाके तो उन्हें जार कहा जाता था, इंडिया में सम्राट कहा जाता था। उसी तरीके से जो इजिप्ट है वहां पर उन्हें फेरो कहा जाता था और इसी वजह से यहाँ पर मेसोपोटामियन लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों यूज हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे उन लैंग्वेजेस की जो बोली जाती थी कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। तो 2400 BC के पहले जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो लैंग्वेज थी सुमेरियन। इसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो अक्कड़ लैंग्वेज को बोला करते थे, अकेडियन लैंग्वेज को बोला करते थे, ये इस एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया में आ जाने के बाद ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है 2400 BC के बाद। ये लैंग्वेज काफ़ी तेज़ी से फैलती है और 1400 BC के आसपास तक ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बोली जाती है। इसका इन्फ्लुएंस देखने मिलता है जब तक अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेजन शुरू नहीं किया। उनके इन्वेजन के बाद ये जो लैंग्वेज है ये वैनिश होना शुरू हो गई। इसके बाद एक दूसरी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है इस एरिया में और वो लैंग्वेज थी अरमैक लैंग्वेज। अब ये जो अरमैक लैंग्वेज है इसकी खासियत ये है कि ये मॉडर्न डे हिब्रू लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल करती है। साथ ही साथ में आज भी ये इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया की लैंग्वेजेस को समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे वहाँ की ज्योग्राफी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ की ज्योग्राफी में अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ आपको दो चीज़ें देखने मिलती थी, एक प्लेन्स और एक माउंटेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल इंडिया में बहुत दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं,
ऐसे एरियाज प्लेन्स कहलाते हैं। यहाँ पर 6000 BCE से लेके 7000 BCE के बीच में जो एग्रीकल्चर है ये डेवलप करता है। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया के नॉर्थ की, तो यहाँ पर स्टेप्स हुआ करता था। इसको बहुत से लोग प्रोनाउंस करते हैं स्टेपीज, जो कि गलत है। इसे करेक्टली प्रोनाउंस किया जाता है स्टेप्स। इसके बाद अगर आप देखोगे ईस्ट में, तो अगर आप ईस्ट में जाओ तो आपको देखने मिलेगी रिवर टिग्रिस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो हमें देखने मिलता है कहाँ पर, साउथ में, जो कि ये जो डेजर्ट वाला है एरिया, इसे हम समझ सकते हैं। यहाँ डेजर्ट होने के बाद भी जो एग्रीकल्चर है ये कर पाना पॉसिबल हुआ करता था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी थी ये अपने साथ में कुछ एल्यूवियल सिल्ट यानी कि बारीक मिट्टी लेकर आया करती थी, जिससे वहाँ डेजर्ट होने के बाद भी एग्रीकल्चर कर पाना पॉसिबल हुआ करता था। मेसोपोटामिया में साउथ में डेजर्ट था और हमारे माइंड में विजुअल्स आते हैं कि डेजर्ट है तो वो एरिया जो है वो एग्रीकल्चरली ज़्यादा सस्टेनेबल स्टेबल नहीं होगा। बट मेसोपोटामिया यहाँ एक एक्सेप्शन था, क्योंकि अगर हम देखें जो सदर्न मेसोपोटामिया था ये लो रेनफॉल के बाद भी काफ़ी अच्छा कर रहा था एग्रीकल्चर में, काफ़ी प्रोडक्टिव था ये। यहाँ आपको वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। इसके अलावा वहाँ लाइव स्टॉक भी रहता था। इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर एग्रीकल्चर है तो लाइव स्टॉक तो डेफिनेटली होगा। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो जानवर हम पालते हैं, सारे इसी कैटेगरीज में आते हैं। इन जगहों पर जो सबसे ज़्यादा देखने मिलते थे वो थे शीप और गोट्स, जिसकी वजह से इन्हें मीट, मिल्क और जो वुल है इन सारी ज़रूरतों की पूर्ति हो जाया करती थी। इसके अलावा रिवर्स तो थी ही, तो इस वजह से यहाँ पर फिश भी मिला करती थी और साथ ही साथ में पाम ट्रीज के होने की वजह से इन्हें डेट्स भी, खजूर मिल जाया करते थे। अगर हम बात करें सिटी ग्रोथ की, तो जो सिटीज़ की ग्रोथ थी उसमें ऐसा नहीं था कि वो जो सिर्फ गांवों से, रूरल एरिया से जो प्रॉस्पेरिटी आ रही थी सिर्फ वही एक फैक्टर था, और भी ऐसे फैक्टर थे जो वहाँ की सिटीज़ की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। मेसोपोटामिया कैसे समझ आता था कि ये एक अर्बन रीजन हुआ करता था? तो इसके कई सारे कारण हैं। तो पहला ये है कि जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वहाँ की सिटीज़ और टाउन्स में बड़ी बड़ी पॉपुलेशन हुआ करती थी, ये अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हुआ करते थे, जैसे कि ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। दूसरा जो एक ट्रेट वहाँ मिला जो कि सिटीज़ में अक्सर देखने मिलता है वो है इंटरडिपेंडेंस। एग्जाम्पल के लिए जो सिटी रेजिडेंट्स थे वो एक दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। हम आज भी सर्विसेज के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, और नॉर्मल लाइफ में बार्बर, सलून, ये सारी सर्विसेज हम अवेल किया करते हैं। उस समय भी ऐसा होता था। एग्जाम्पल के लिए कोई एक व्यक्ति है, अगर वो स्टोन की सील बनाया करता था तो उसको टूल्स लगते थे, और वो टूल्स जो हुआ करते थे वो ब्रॉन्ज के होते थे। अब ये टूल्स वो खुद तो नहीं बना सकता था, तो वो किसी और से लेता था। कौन? जो ब्रॉन्ज के टूल बेचा करता था। अब उसकी भी जो ज़रूरतें थी वो किसी और के थ्रू पूरी हुआ करती थी। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब शहरों में आपने अक्सर एक बात ये देखी होगी कि वहाँ पर जो लेबर है उसकी दो कैटेगरीज देखने मिलती हैं, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। इसी तरह से मेसोपोटामिया में भी जो लेबर थे उनकी अलग अलग कैटेगरीज थी, उनमें अलग अलग डिवीजन हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने के लिए मिलती है। देखिए, अगर अर्बन सिस्टम को अच्छे से काम करना है तो वहाँ पर हमेशा एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, स्पेशली ट्रेड और स्टोरेज सिस्टम। ट्रेड अच्छा होना चाहिए, स्टोरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि फ्यूल, मेटल, लकड़ी, ये सारी चीज़ें अलग अलग लोकेशंस पर अवेलेबल हुआ करती थी। जबकि अगर खाने की बात करें तो ग्रेन और फूड सप्लाई जो है ये दूसरे विलेजेस से शहरों की तरफ आया करती थी।
कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं ये कोऑर्डिनेट की जाती थी ताकि जो रिसोर्सेज हैं ये अवेलेबल रहें। इसके अलावा जो अर्बन इकोनॉमीज हैं यहाँ एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर देखने मिलता है। अब ये जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, जब कोई भी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में जमी हुई होती हैं तो उसे हायरार्कियल ऑर्डर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैनेजर, फिर डेप्यूटी मैनेजर, फिर स्टोर मैनेजर, फिर लेबर, ये एक ऑर्डर है जिसे हम बोलेंगे ये हायरार्कियल ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो यही हायरार्कियल ऑर्डर, हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑपरेशन को मैनेज करने में हेल्प करता था और साथ ही साथ में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें प्रॉपर प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड हुआ करते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करेंगे कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होता था वो कैसे होता था। देखिए, अब दो एरियाज इमेजिन कीजिए, एक एरिया जो मेसोपोटामिया के पास था और दूसरा एरिया जो हुआ करता था टर्की, ईरान और गल्फ रीजन में। क्या खासियत थी इनकी? अगर हम मेसोपोटामिया को देखें तो उनके पास क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर था। और दूसरी तरफ ये जो जगह थी टर्की, ईरान, गल्फ रीजन, इनके पास मिनरल हुआ करते थे। मेसोपोटामिया के पास कमी थी मिनरल्स की और इनके पास कमी थी एग्रीकल्चर की, तो ट्रेड जो है इनके आपस में हुआ करते थे। जो एरिया था मेसोपोटामिया का साउथ वाला, इनको कमी थी मिनरल्स की, जैसे कि वो स्टोन्स जो यूज होते हैं टूल्स में, ज्वेल्स में, या फिर कार्ट और बोर्ड्स बनाने के लिए जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी लगती है वो, या फिर टूल्स और ऑर्नामेंट के लिए जो मेटल की ज़रूरत होती थी वो। ये सारी ज़रूरतें टर्की, ईरान और गल्फ रीजन से पूरी होती थी। इसके अलावा जो मेसोपोटामिया है इसके बदले में इन्हें क्या दिया करता था, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें देता था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ एक एफिशिएंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलती थी। ना व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ समझो मेसोपोटामिया और टर्की, ईरान वाला रीजन, इनके बीच में अच्छे से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, तभी जाके ये फॉरेन एक्सपीडिशंस यानी कि विदेश में व्यापार कर पाते थे, साथ ही साथ में जो एक्सचेंज है उन्हें कोऑर्डिनेट कर पाते थे। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अर्बन ग्रोथ के लिए। लैंड उस समय काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एनिमल्स थे उन्हें फीड करना पड़ता था। तो इनके लिए चीपेस्ट क्या था? इनके लिए चीपेस्ट थी रिवर और कैनाल्स। तो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट था रिवर्स और कैनाल से बोट्स को ले जाना या फिर बार्जेस को ले जाना। बोट से थोड़ी और बड़ी साइज जब हो जाती है उसे बार्ज बोला जाता है। उनके पास किसी भी तरीके का फ्यूल तो होता नहीं था जैसे आज के समय होता है, तो इन लोग यूज़ करते थे रिवर्स में किसका, या करंट का या फिर विंड का। विंड मतलब हवा और करंट मतलब जो पानी का बहाव होता है उसका यूज़ करके। नेक्स्ट इज कैनाल्स एंड रिवर्स। यहाँ पर कैनाल और रिवर का यूज़ किया जाता था, ये नेचुरल चैनल यहाँ पर हुआ करते थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और इनका ही यूज़ करके जो बिजनेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैरी आउट किया जाता बिटवीन मेसोपोटामिया एंड टर्की, ईरान एंड गल्फ रीजन। अब हम ये समझेंगे कि वहाँ पर राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन को देखें तो इसमें जब हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, साउंड यूज़ हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर हम राइटिंग की बात करें तो ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, बट यहाँ पर विजिबल साइंस को यूज़ किया जाता है। ओरिजिन की बात करें कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, तो जो पहला मेसोपोटामियन टैबलेट है ये मिला था 3200 BCE के आसपास, जहाँ पर इसमें साइन और नंबर का यूज़ किया था, लेकिन ये एक पिक्चर के जैसे लग रहे थे देखने में। ये जो अर्ली राइटिंग है ये मिले थे किस जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिले थे इन द सिटी ऑफ उरुक। इसमें लिस्ट बनी हुई थी। अब लिस्ट में क्या था, ऑक्सन था, फिश थी, इसके अलावा जो ब्रेड लोव्स हैं ये थे, और इन सभी कमोडिटीज़ का जो है हिसाब किताब रखा जाता था। साथ ही साथ में जो ट्रांजैक्शन टेम्पल में हुआ करते थे इनका भी रिकॉर्ड रखा जाता था। ऑक्सन बाय द वे, जो ऑक्स होता है उसका प्लूरल है, एक बैल ऑक्स होता है, मल्टीपल बैल अगर हैं तो उन्हें ऑक्सन बोला जाता है। ज़रूरत क्यों पड़ी इन रिकॉर्ड्स को रखने की, क्योंकि जैसे जैसे मेसोपोटामिया एक शहर में डेवलप हो रहा था तो वहाँ पर रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग लोग थे, अलग अलग समय था,
और अलग अलग गुड्स का आना जाना वहाँ पर हुआ करता था। अगर हम राइटिंग्स को समझे मेसोपोटामियंस की, तो वो गीली मिट्टी लिया करते थे, फिर उसे एक टैबलेट का शेप दे दिया करते थे, फिर उसमें वो लिखा करते थे और उसे सुखा दिया करते थे। यहाँ पर खास बात ये थी कि यहाँ जो लैंग्वेज यूज होती थी उसमें जो साइन थे ये कैसे थे, वेज शेप्ड ना। वेज शेप्ड का मतलब होता है जिनमें ऐसे तीखे कॉर्नर लिखे निकले हुए होते हैं, इन्हें वेज शेप्ड बोला जाता है। और इसे क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। नाउ व्हाट इज क्यूनिफॉर्म? जब एक क्ले टैबलेट में दोनों तरफ लिख दिया जाता है तो उसे क्यूनिफॉर्म बोला जाता है। एक बार जब ये टैबलेट सुखा दिए जाते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाते थे, और जब इनका काम खत्म हो जाता था तो इन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता था। इसी वजह से आगे चल के जब एक्सकवेशन हुई तो मेसोपोटामियन साइट में ये जो टैबलेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई, जिससे ये समझ में आता है कि वहाँ जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लिटरेट थी, और हमें इन टैबलेट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला इन सिविलाइजेशंस के बारे में। राइटिंग के एवोल्यूशन की हिस्ट्री को अगर हम समझें तो 2600 BCE के बाद क्यूनिफॉर्म को यूज़ किया जाता था सुमेरियन लैंग्वेज में। इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किए। न सिर्फ ये, इन्होंने इसमें डिक्शनरीज, लीगल डॉक्यूमेंट, रॉयल डीड्स और लॉ को भी ऐड कर दिया। रॉयल डीड्स का मतलब होता है जो रॉयल कोर्ट होता है, वहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती हैं वो रॉयल डीड में की जाती हैं। आगे चल के लैंग्वेज शिफ्ट देखने मिलता है जिसमें सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाता है किस लैंग्वेज से? अकेडियन लैंग्वेज से 2400 BC के बाद से। लेकिन जो क्यूनिफॉर्म है इसका यूज नहीं रुकता। अकेडियन लैंग्वेज में भी जो क्यूनिफॉर्म है इसे यूज करना उन्होंने कंटिन्यू रखा। कब तक? लगभग 2000 सालों तक। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की राइटिंग साइंस की, तो वहाँ स्लेबिक साइन यूज किया करते थे वो लोग। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं कि हमारे पास ABCD ये हम अलग अलग लिखते हैं, लेकिन उनकी जो साइन थे उसमें पूरा का पूरा एक वर्ड हुआ करता था, जैसे कि पुट, से, ये सारी चीज़ें। तो रेदर देन कि उनके साइन में एक सिंगल अल्फ़ाबेट रहा हो, उनके जो साइन थे उसमें पूरा का पूरा एक वर्ड हुआ करता था, स्लेबल हुआ करता था। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्क्राइब होते थे, सबसे पहले ये स्क्राइब कौन होते हैं? जो लोग क्ले से क्यूनिफॉर्म बनाया करते थे उन्हें स्क्राइब बोला जाता था। तो जो मेसोपोटामियस में स्क्राइब थे, इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा साइन हुआ करते थे। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ता था, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ता था, तभी जाके ये काम किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि एक गीली मिट्टी के ऊपर इतने सारे साइंस को लिखना बहुत टफ होता था और बहुत जल्दी जल्दी लिखना होता था, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इसके सूखने के पहले ही सारी बातें लिख देनी होती थी। और ये जो क्राफ्ट था ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हुआ करता था। आपको सुनकर ही समझ में आ रहा होगा कि उस समय पर लिखना इतना आसान नहीं होता था। हमारे पास आज क्या है? पेन है, पेपर है, जब मन करेगा जितना करेगा लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। लेकिन उनके साथ ये ऑप्शन नहीं था। अगर एक बार उन्होंने वो टैबलेट बना ली तो उन्हें फटाफट फटाफट उसमें लिखना पड़ेगा, वरना कुछ देर बाद मिट्टी सूख जाएगी और फिर वो उसमें नहीं लिख पाएंगे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल क्राफ्ट हुआ करता था, और इसे एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट भी माना जाता था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ करता था। अब हमने ये जब समझ लिया है कि वहाँ पर राइटिंग कैसी होती थी, तो हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। अब यही कॉम्प्लेक्सिटी कारण थी कि मेसोपोटामिया में जो लोग हुआ करते थे उनमें कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि लिटरेट हुआ करते थे। कारण ये था कि उस समय उनके लिए पढ़ पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था जितना कि आज है। बेटा बहुत लकी हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। ओके, तो यहाँ जो मेसोपोटामियंस हैं इन्हें हंड्रेड्स ऑफ साइंस सीखने पड़ते थे, बहुत सारे साइंस सीखने पड़ते रहे होंगे। इसी वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। देखिए, पढ़े लिखे लोगों की इज्जत आज भी है, लेकिन उस समय अगर आप होते पढ़े लिखे तो आपकी इज्जत नेक्स्ट लेवल होती।
और अगर गलती से अगर आप किंग होते फिर तो पूछो ही मत, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बन जाता पॉइंट ऑफ प्राइड। इसके बाद वहां पर ओरल रिफ्लेक्शन होता था। ओरल रिफ्लेक्शन राइटिंग क्लोजली मिरर्ड स्पोकन लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हम आज जब पढ़ते हैं तो डायरेक्टली व्यक्ति को एड्रेस करते हैं और सीधी बात करते हैं, लेकिन यहाँ मिरर्ड लैंग्वेज थी। क्यों? क्योंकि इससे ऑफिशियल जो है वो किंग से बातें किया करते थे। कैसे किया करते थे कि महाराज, पड़ोसी देश के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते थे, इस तरीके से बोलते थे कि मेसोपोटामिया के राजा के साथ हड़प्पा के जो राजा हैं वो मुलाकात करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से वो बात किया करते थे। इसे एक सिंबल माना जाता था स्टेटस का, राजा की रेपुटेशन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द यूजेस ऑफ राइटिंग। देखिए, एक बहुत ही लंबी एपिक मिली है। किनके बारे में? एनमरकार के बारे में। अब ये जो एनमरकार है ये उरुक के रूलर हुआ करते थे, और इसमें ये समझ में आता है कि जो वहाँ सिटी लाइफ थी, ट्रेड और राइटिंग हुआ करती थी, इनके बीच में एक कनेक्शन है। बट राइटिंग का सबसे अच्छा यूज़ कहाँ पर हुआ? तो जब यहाँ पर एनमरकार ने अपने मैसेंजर्स को भेजा तो उन्हें माउंटेन रेंजेस के थ्रू होकर जाना पड़ता था और बहुत डिफिकल्टीज को ये फेस किया करते थे। अब जब ये पहुंचते थे चीफ ऑफ अराटा के पास, मतलब एक राजा से ये पहुंचते थे दूसरे राजा के पास, तो ये जो अपना मैसेज है इसे कन्वे करने में असफल होते थे। वो नहीं मना पाते थे ट्रेड करने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, तो इन्हें बार बार आना जाना पड़ता था। इसी वजह से फिर बाद में जब इंट्रोडक्शन हुआ राइटिंग का तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पर जो मैसेंजर्स थे ये ओवरवेल्म भी हो गए और कंफ्यूज भी हो गए। तो यहाँ पर एनमरकार ने ये सोचा कि अब हम यूज़ करेंगे क्ले टैबलेट को, और उन्होंने अपने मैसेजेस उसमें लिख दिए। और अब आप आगे समझ ही गए होंगे कि यहाँ से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई होंगी। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट था राइटिंग हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से अब इन्हें इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाने लगा एज अ मीन्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, एंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी इसे यूज़ किया करते थे। तो राइटिंग का सिग्निफिकेंस यहाँ से समझ में आता है कि जो अराटा के रूलर थे, जब एक बार टैबलेट उनके हाथ में आ जाती थी तो उसे प्रॉपरली एग्जामिन किया करते थे। इसके बाद उसमें जो वर्ड लिखे होते थे ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हुआ करते थे। इससे ये समझ में हमें क्लियरली आ चुका है कि जो किंगशिप है वो कैसे ऑर्गेनाइज रहती रही होगी। और यहाँ पर जो ट्रेड है, जो राइटिंग है, ये एक सिंबल था किसका? मेसोपोटामिया की अर्बन सुपीरियोरिटी का। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती थी क्योंकि उस समय उनके पास राइटिंग भी आ चुकी थी, ट्रेड भी आ चुका था। उसके बाद ये जो राजाओं के बीच में क्ले टैबलेट्स का जो एक्सचेंज होता था ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अर्बनाइजेशन इन द सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। तो मेसोपोटामिया में जो सबसे अर्ली सेटलमेंट थे ये थे अराउंड 5000 BCE के आसपास, मतलब आज से लगभग 7000 साल पहले। और जैसा कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट में सेटल होना शुरू करते हैं और यहीं पर सिटीज़ का इमरजेंस होता है। इसके बाद 3 टाइप की सिटीज़ वहाँ पर डेवलप होना शुरू होती हैं। तो उनके जो क्लासिफिकेशन थे वो थे 3। पहला टेम्पल सिटीज़, दूसरा ट्रेड सिटीज़ और तीसरा इंपीरियल सिटीज़। अब एज द नेम सजेस्ट टेम्पल सिटीज़ में होता क्या था, पहले जो टेम्पल्स हैं वो बना दिए जाते थे। शुरुआत होती थी एक छोटी सी श्राइन के साथ, फिर इसके आसपास कई सारे रूम्स बना दिया करते थे और कोर्टयार्ड भी बना देते थे। इसके बाद टेम्पल जो है इसे समझा जाता था कि ये भगवान का घर है और यहीं पर कम्युनिटी लाइफ का ये सेंटर हुआ करता था। ट्रेड सिटीज़ जहाँ से ट्रेड हुआ करता था, और इंपीरियल सिटीज़ मतलब जहाँ पर राजा रहते थे। ओके, तो ऐसी सिटीज़ जो डेवलप हुई आसपास टेम्पल के, ऐसी जगह जहाँ ट्रेड हुआ करता था या फिर जहाँ राजा रहा करते थे। अगर हम टेम्पल्स के रोल को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इन 3 टाइप ऑफ सिटीज़ में
जो सबसे ज़्यादा बात की गई है वो इसी की गई है। यहाँ पर रिलीजियस फोकस होता था। ये मानते थे और आज भी हम मानते हैं कि जहाँ उनकी जगह होती है गॉड्स की, वहाँ गॉड रहते हैं। साथ ही साथ में इट वॉज सेंटर ऑफ वर्शिप और उन्हें ऑफरिंग दी जाती थी। भगवान को क्या चढ़ाया जाता था? तो ग्रेन चढ़ाई जाती थी और फिशेज चढ़ाई जाती थी। और फिशेज चढ़ाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर यूफ्रेट और टिग्रिस नदियाँ होती थी, जिनकी वजह से जो फिश वगैरह है ये काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होती थी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रोल। अब क्योंकि जो टेम्पल है ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ करता था और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड होते थे। मर्चेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलते थे, साथ ही साथ में यहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड भी होते थे। तो सीधी बात है, मंदिर के आसपास जो व्यापारी होते थे वो भी देखने मिलते थे और वो जो स्क्राइब जो टैबलेट्स बनाते थे या चीज़ें लिखा करते थे वो भी यहाँ मंदिरों के आसपास देखने मिल जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टेम्पल है जो रिस्टोर किया गया मेसोपोटामिया में, जहाँ पर ओपन कोर्टयार्ड साफ साफ देखने के लिए मिल जाता है, मतलब एक खुला हुआ आंगन देखने के लिए मिल जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक में जो कि है एग्रीकल्चरल चैलेंजेस। बट बिफोर दैट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ अगर हम देखें कि फ्लडिंग और वाटर मैनेजमेंट कैसे होता था, तो इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि जो नदियाँ होती हैं वो अक्सर अपने रास्ते एक टाइम पीरियड के बाद शिफ्ट करती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो अपना रास्ता बदलती हैं। भारत की दामोदर नदी उनमें से एक नदी है जो काफ़ी फेमस है अपना रास्ता बदलने के लिए। तो जो मेसोपोटामिया था वहाँ की जो नदियाँ थीं ये भी अपने कोर्स को शिफ्ट करती रहती थीं और आज की तरह पहले भी पानी और ज़मीन को लेकर विवाद होते रहते थे, जिस वजह से उन्हें रीलोकेट करना पड़ता था और अपना एरिया छोड़कर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ वॉर लीडर। नाउ अब जो वॉर लीडर हुआ करते थे ये युद्ध जीतने के बाद अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे। कैसे? अगर एक राजा युद्ध जीत जाता था तो वो अपने लूटे हुए लूट के माल को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता था और जो प्रिजनर हुआ करते थे वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट दे देता था। इसके अलावा जो दूसरा काम वो किया करते थे वो ये था कि उस जगह पर जो मंदिर बने होते थे उन्हें वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई करवा देते थे, उसकी सुंदरता और बढ़ा दिया करते थे, उसमें और ज़्यादा वेल्थ डाल देते थे, जिसकी वजह से उनका जो स्टेटस होता था और अथॉरिटी होती थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अर्बन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो टॉकिंग अबाउट उरुक, ये वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ है जो कि डेवलप हुई थी और इसकी जो टाइमलाइन है ये थी 3000 BCE। ये कितना बड़ा था? अप्रॉक्स 250 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ था। इसके बचाव के लिए एक वॉल भी बनाई हुई थी, देयर वॉज अ डिफेंसिव वॉल। और क्योंकि ये एक शहर की तरह डेवलप हो रहा था तो जो रूरल पॉपुलेशन थी वो कहाँ शिफ्ट होना शुरू कर देती है? उरुक शहर की तरफ। अब जब ये सारे लोग यहाँ पहुँच जाते थे तो वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती थी मेजरली, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है मंदिर बनाने के लिए तो हज़ारों वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें कई बार उन लोगों का यूज़ भी किया जाता था जो युद्ध के दौरान कैप्चर कर लिए गए सैनिक होते थे उनका, उन्हें ही बोला जाता है वॉर कैप्टिव्स। और इन्हें कंपनसेशन क्या मिलता था इसके बदले में? राशन, खाने पीने के लिए जो चीज़ें हैं ये अवेलेबल करवाई जाती थी। टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, दे वर यूजिंग ब्रॉन्ज टूल्स। उनके यहाँ पर आर्किटेक्चरल इनोवेशंस भी था, आर्किटेक्चर उनका काफ़ी अच्छा हो गया था। नो डाउट अच्छा रहा होगा तभी तो 5000 साल के बाद भी आज भी वहाँ हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ढूंढ पाते हैं। क्या खास था यहाँ पर?
ब्रिक्स से बने हुए कॉलम थे। जो ईंट हम आज यूज करते हैं उस समय भी यूज होती थी। जो कंस्ट्रक्शन थे ये ऐसे नहीं थे कि बस नॉर्मल कुछ भी बना दिया झोपड़ी टाइप का, बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शंस वहां पर होते थे। तीसरा है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर उनके यहाँ जो स्टोन्स हुआ करते थे वो लोकल स्टोन यूज नहीं करते थे, दे वर यूजिंग इम्पोर्टेड स्टोन। साथ ही साथ में मोजेक बनाने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए ये क्ले कोन्स का यूज किया करते थे। इसके बाद यहाँ पर पॉटर व्हील भी मिलता था देखने। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरीके के पॉट उन्हें बनाने होते थे और उन्हें सेम शेप सेम साइज का बनाना होता था तो वो इसी पॉटर व्हील का यूज किया करते थे। जिसकी वजह से ये समझ में आता है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ की जो इकोनॉमी है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी। लाइफ इन द सिटी। अब हम समझेंगे कि वहाँ के शहरों में लाइफ कैसी होती थी। आप अगर आज के इंडिया से उसे कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रूलिंग इलीट्स का। वहाँ जो रूलिंग इलीट्स थे ये बहुत कम हुआ करते थे नंबर में। जैसे आज भी इलीट अगर हम देखें तो सोसाइटी में बहुत कम है। तो एक स्मॉल इलीट क्लास वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। और ये कैसे समझ में आया? क्योंकि उनकी जो ग्रेव थी उसमें बहुत सारे गुड्स देखने के लिए मिले। ग्रेव्स मतलब उनकी कब्र में क्या देखने मिला? जैसे ज्वेलरी, गोल्ड वेसल्स, इसके अलावा डैगर्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली। और ये मिले कहाँ पर? एट द सिटी ऑफ उर में। ये एक शहर का नाम है उर, है ना। मूविंग ऑन, अगर हम बात करें आम जिंदगी की, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, ऑर्डिनरी पीपल कैसे रहते थे, ये समझेंगे। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली थी। इसके बाद जो बच्चे हैं शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहा करते थे। अनलाइक टुडे जहाँ यूरोप में पेरेंट्स को छोड़ देते हैं उनके बच्चे, वहाँ ऐसा नहीं था। जो फादर हैं आज के जैसे ही जैसे भारत में होता है कि ही वॉज हेड ऑफ द फैमिली। मैरिज कस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन होता था जहाँ पर पेरेंट अपनी परमिशन देते थे। इसके बाद गिफ्ट एक्सचेंज हुआ करते थे फैमिलीज के बीच में। टेम्पल में ऑफरिंग्स टेम्पल में ऑफरिंग्स दी जाती थी। जो ब्राइड है इनके यहाँ से जो भी इनहेरिटेंस होता था, मतलब जैसे आज इंडिया में होता है दहेज, यहाँ भी कहीं ना कहीं सेम सिस्टम ही था। मैंने आपको बताया आप काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैरिज कस्टम है, फैमिली स्ट्रक्चर है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था। जो लड़के हैं वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया करते थे। सो मूविंग ऑन, देखेंगे कि ये जो शहर था उर नाम का, यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ जो एक्सकवेशन की गई, जो कि की गई थी 1930s में, यहाँ पर एक बात ये समझ में आई कि यहाँ जो घर थे इनकी स्ट्रीट्स काफ़ी ज़्यादा नैरो हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि उस समय किसी भी तरीके की कार्ट, बैलगाड़ी हो गई या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें चक्के लगे हों, जैसे ज़्यादा स्पेस लगेगा उसे ले जाने में प्रॉब्लम होती रही होगी, तो वो क्या यूज़ करते रहे होंगे? डोंकीज को। तो जो ग्रेन्स हैं, फायरवुड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट की जाती थी थ्रू डोंकीज। बात करें स्ट्रीट की कंडीशंस की, मैंने आपको अभी जैसा बताया कि भारत के जैसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें रिजेंबल करेंगी। तो सिस्टमेटिक प्लानिंग जो है इट वॉज लैग्ड। यहाँ पर सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं होती थी और ना ड्रेन्स सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते थे। जो हाउस होल्ड हैं अपना जो भी कचरा होता था वो स्ट्रीट्स में फेंक देते थे, जिसकी वजह से कई बार वहाँ जो मड है वो घरों में घुसने लगती थी। इसका सॉल्यूशन इन्होंने ये निकाला कि अपना जो घर है ये एलिवेट करा लेते थे। तो जो रोड्स वगैरह हैं उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे अपना घर ये बनवाया करते थे। टॉकिंग अबाउट हाउस फीचर, अगर इनके घरों में हम एंट्री लेते तो हमें ये मिलता कि इनका जो आंगन है उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम है और जो उनके यहाँ पर रूफ हैं वो ऐसे प्लेन नहीं है बल्कि स्लैंटेड हैं। जैसे आज भी हम इंडिया के
जो विलेजेस हैं वहाँ देख सकते घर कैसे होते हैं, इस तरीके से बने हुए होते हैं। प्राइवेसी की अगर हम बात करें, ये कैसे मेंटेन होती थी, तो वह विंडोज़ था ही नहीं। तो जब विंडोज़ नहीं थे तो प्राइवेसी डिसरप्ट होने का कोई चांस ही नहीं था। हाँ, जो डोरवेज हैं वो सीधे कहाँ निकलते थे, कोर्ट यार्ड में, आंगन में खुला करते थे। एक और खासियत थी इनकी कि ये सुपरस्टिशियस भी थे। कैसे पता चला कि उर नाम का जो शहर है यहाँ से ओमन टैबलेट रिसीव होते हैं, जिससे ये समझ में आया कि वो सुपरस्टिशियस हुआ करते थे। किसे लेकर, घर के फीचर्स को लेके। जैसे कि अगर घर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वेल्थ इंडिकेट करता है। साथ ही साथ में उनके घर में जो शादी हुई है उसमें हार्मनी मतलब शांति होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करता था घर का डायरेक्शन। लेकिन आप आजकल देख सकते हैं इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हार्मनी वैसे ही भंग रहती है। सिमेट्रीज, तो उर की जो सिमेट्रीज हैं यहाँ पर ग्रेव्स देखने मिली। स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पर रॉयल ग्रेव भी मिली हैं और कॉमन ग्रेव भी मिली है। कुछ इंडिविजुअल्स जो ग्रेव्स में दफना नहीं पाते थे तो उनकी जो ग्रेव है वो कहाँ मिलती थी, उनके घरों के नीचे मिला करती थी। अब हम बात करेंगे एक टाउन की जो कि ट्रेडिंग के लिए काफ़ी जाना जाता था। इस टाउन का नाम था मैरी। अब ये जो मैरी नाम का टाउन था, इसकी खासियत ये थी कि ये साउथ के प्लेन से काफ़ी ज़्यादा दूर लोकेटेड था। ये यूफ्रेट नदी में अप स्ट्रीम में लोकेटेड हुआ करता था। ये जो एरिया है ये फेमस था दो चीज़ों के लिए, एक एग्रीकल्चर और दूसरा एनिमल रेयरिंग, जिसमें इसकी जो ज़्यादातर लैंड है वो यूज़ होती थी पास्चरिंग के लिए। पास्चरिंग का मतलब होता है पशुपालन। तो क्या पालते थे ये, शीप, गोट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता है 2000 BCE तक, 2000 BCE तक। इसके बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाता है बिटवीन हर्डर्स एंड फार्मर्स। अब समझेंगे इनके इंटरेक्शन को। तो जो हर्डर हैं ये ट्रेड किया करते थे किनके साथ में, फार्मर्स के साथ में। तो हर्डर्स जो इनके पास मटेरियल उपलब्ध होता था ये ट्रेड किया करते थे। तो पशु पालने वाले लोगों के पास क्या होगा, यंग एनिमल, चीज़, लेदर, मीट, ये सारी चीज़ें वो दिया करते थे और इसके बदले में फार्मर से वो लिया करते थे ग्रेन्स, मेटल टूल्स और मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद। कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में फार्मर्स और हर्डर्स के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट धीरे 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 इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। फार्मर्स और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण था कि ये जो हर्डर्स थे इन्होंने फार्मर्स के क्रॉप को डैमेज करना शुरू कर दिया, इनके यहाँ पर लूटपाट शुरू कर दी इनके गांव में। और जो फार्मर्स थे इन्होंने पानी का एक्सेस देने से मना कर दिया था इन हर्डर्स को। आगे चल के जो नोमैडिक ग्रुप थे वेस्टर्न डेजर्ट के, ये मूव कर जाते हैं एग्रीकल्चरल एरियाज में। तो ये जो नोमैड्स थे, नोमैड्स कौन होते हैं, नोमैड्स होते हैं वो लोग जो अपने जानवरों को साथ में लेके मूव करते हैं और एक जगह नहीं रुकते। हर्डर जो होते हैं वो अपने जानवरों के ग्रुप के साथ रहते हैं और एक ही जगह रुकते हैं। तो ये जो नोमैड्स थे ये आगे जाके एग्रीकल्चरल लैंड्स के पास क्या करते हैं, सेटल हो जाते हैं। और कई बार ये इतने प्रॉस्परस हो जाते हैं कि इनका खुद का रूल भी इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इनमें सबसे फेमस कौन था, तो इनमें सबसे फेमस जो थे वो थे अक्केडियंस, एमोराइट्स, अजेरियंस और अरेमियंस। इसमें अगर हम बात करें मैरी के किंग की, तो ये कौन था, ये था एक एमोराइट था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मेसोपोटामियन गॉड्स को काफ़ी रिस्पेक्ट भी किया करते थे और साथ ही साथ में ऑनर करते थे ये डेगन को। अब ये डेगन क्या है, इन्हें माना जाता था द गॉड ऑफ स्टेप। स्टेप आपको पता है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये एक ग्रासलैंड होती है। ग्रासलैंड मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे मैदान जहां पर सिर्फ घास लगी होती है।
अब ये जो मैरी नाम की लैंड थी ना, ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी। क्या स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर अगर ट्रेड करना होता था तो ये यूफ्रेट नदी के थ्रू पॉसिबल हो जाता था, और ये कनेक्ट करता था मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन को, जो कि फेमस था किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। कनेक्ट करता था नॉर्थ से, जो कि फेमस था किसके लिए? मिनरल के लिए। तो नॉर्थ का हिस्सा कौन सा था? अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया एंड लेबनान। तो इट कनेक्टेड साउथ एंड नॉर्थ। साउथ वॉज फेमस फॉर फार्मिंग एंड इट वॉज फेमस फॉर मिनरल्स। यहाँ पर एरिया होता था टर्की का, सीरिया का और लेबनान का। अब जो गुड्स ट्रेड करते थे वो, उसमें क्या था? तो उन गुड्स में हुआ करता था लकड़ी, कॉपर, टिन, ऑयल और वाइन। इसके बाद जो रिवर बोट्स हैं, इनका यूज किया जाता था किस लिए? ताकि वो ग्राइंडिंग स्टोन्स को ले जा सकें, वाइन के जार को ले जा सकें, ऑयल ले जा सकें। इसके बाद जब वो मैरी में पहुंचा करते थे तो वहां जो ऑफिसर्स होते थे वो इन बोट्स में आए हुए सामानों को क्या करते थे? इंस्पेक्ट किया करते थे, उसकी जांच किया करते थे, फिर उसके ऊपर एक फाइन या फी लगा देते। एक्चुअली फाइन नहीं लगाते थे, फी लगाया करते थे। आज भी अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कराते हैं तो जब वो इंडिया में लैंड करेगा ना, तो उसके ऊपर एक फीस लगती है, जिसे आज के समय हम कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। कॉपर कहां से आता था? ये आता था साइप्रस से। उस समय साइप्रस का एरिया, साइप्रस जो है ये आज के समय हम जानते हैं साइप्रस के नाम से, उस समय इसे अलेजिया कहा जाता था। और टिन आया करता था, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल था। क्यों? ब्रॉन्ज के लिए। क्यों था? क्योंकि ब्रॉन्ज खुद एक अलॉय है जो मिलके किससे बना है? टिन से। और ब्रॉन्ज ही यूज किया जाता था किसके लिए? टूल्स के लिए और वेपन्स के लिए। अब बात करेंगे कल्चर की और पॉलिटिकल डायनेमिक्स की। तो अगर हम बात करें मैरी की, तो यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ कम थी। अगर मिलिट्रीली हम देखें क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे? आंसर इज नहीं। फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था और काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ, प्रॉस्परस हुआ। वाई? बिकॉज ऑफ ट्रेड। और इसकी जो लोकेशन थी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। The presence of various culture and adaptation of different people contributed to its vibrant dynamic society. तो जो मैरी नाम की जगह थी ये इसलिए भी जानी गई क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सोसाइटी से लोग आकर बस रहे थे, और मैरी जो है ये जगह इन्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर रही थी। ये इन्हें एडाप्ट कर लेती थी, इनके कल्चर को अपना लेती थी, और इसी वजह से यहाँ की सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक भी थी और वाइब्रेंट भी थी। सो टॉकिंग अबाउट दी आर नेक्स्ट टॉपिक, सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। तो जो मेसोपोटामियंस थे ये अपनी सिटीज को काफ़ी ज़्यादा चेरिश किया करते थे, काफ़ी इंजॉय किया करते थे, काफ़ी मानते थे। ये सेलिब्रेट करते थे अपने डाइवर्स कल्चर को, स्पेशली थ्रू पोएट्री। और इसमें से अगर वॉर हो गया और उसे जीत लिए फिर तो क्या ही कहने, फिर पोएट्री पे पोएट्री। अब इस प्राइड के बारे में बात की गई है कहां पर? इन द एपिक ऑफ गिलगमेश। अब ये जो गिलगमेश हैं ये कौन थे? ये उरुक के किंग हुआ करते थे, जो कि काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। किस वजह से? अपने एक मित्र एनकीडू की वजह से। जब एनकीडू की डेथ हो जाती है तो वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि इमॉर्टैलिटी का रास्ता, अमरता का रास्ता हम ढूंढेंगे। तो बस उसी की क्वेस्ट में ये निकल पड़ते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड ये घूमते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये फेल कर जाते हैं। जब ये उरुक वापस आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है अपने शहर की बड़ी बड़ी दीवारों में और उन ब्रिक फाउंडेशंस में जो उन्होंने बनवाई थी। अपनी लेगेसी पे फोकस करने की जगह गिलगमेश ने व्हाट इज रिटन ओवर हियर? सोलेस। सोलेस का मतलब होता है
कंफर्ट, उन्होंने कंफर्ट ढूंढ लिया उन्हीं अचीवमेंट में जो उनके शहर में हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे अबाउट द लेगेसी ऑफ राइटिंग। तो अगर हम मेसोपोटामिया की राइटिंग्स के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपकी स्कूल लाइफ में 6, 7, 8, 9, 10th में आपने जो भी पढ़ा है इसमें बहुत कुछ ऐसी टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स के अंदर का मटेरियल था जो कहाँ से आया है, मेसोपोटामिया से आया है। चलिए समझते हैं। तो इसकी जो लेगेसी है इट लाइज इन द स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन। सीधी बात है, मतलब जो इसने पढ़ाई लिखाई में कंट्रीब्यूट किया। 1800 BC आते आते मेसोपोटामियंस ने एडवांस मैथमेटिकल टेबल्स बना ली थी। आप जिस चीज से भागते हो ये उन्होंने बनाई थी। ये जो टेबल है इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें होती थी। और जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट यहाँ मैथ्स के अचीवमेंट में करता है वो ये है कि इन्होंने स्क्वायर रूट फाइंड कर ली थी। और आपको पता ही है स्क्वायर और रूट ऑफ 2 आपने 6th-7th में पढ़ी होगी, ये इन्होंने एक्यूरेटली फाइंड कर ली थी। इसके बाद जो आज हम डिवीज़न यूज़ करते हैं वो उन्होंने ढूंढ लिया था। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये भी उन्होंने ढूंढा। हर एक महीने को फिर उन्होंने डिवाइड किया 4 वीक में, फिर एक दिन को उन्होंने डिवाइड किया 24 घंटे में, फिर एक घंटे को डिवाइड किया उन्होंने 60 मिनट्स में। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स उन्होंने की थी। ये जो सिस्टम था ये पास किया गया ग्रीक और रोमन कल्चर में, फिर इस्लामिक वर्ल्ड में, और फिर मेडिएवल यूरोप में। तो आप सोचो कहाँ से कहाँ गया। पहले ये मेसोपोटामिया से ग्रीक पहुंचा, ग्रीक से ये पहुंचा रोमन, फिर इस्लामिक वर्ल्ड में पहुंचा, फिर इसके बाद मेडिएवल यूरोप में पहुंचा। जो मेसोपोटामियंस होते थे ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिवली, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करते थे किनको, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को। इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि कैसे एक्लिप्स हुआ करते हैं, स्टार्स जो है इनकी पोजीशन कैसी होती है। ये जो अचीवमेंट थे ये पॉसिबल कैसे हो पाए, क्योंकि वहाँ पर उनके यहाँ राइटिंग सिस्टम तो इवॉल्व हो ही चुका था, साथ ही साथ में अर्बन स्कूल भी उनके यहाँ पर हुआ करते थे। अब उनके जो स्टूडेंट होते थे उनकी खासियत ये थी कि उनके जो टीचर्स उनके लिए छोड़ के जाते थे वो उससे कहीं ज़्यादा वर्क उसे आगे पहुंचा के करते थे, उसे एक्सपेंड किया करते थे, उनके नॉलेज में और नॉलेज ऐड कर दिया करते थे। और आपसे पुराना ही नहीं हो रहा है अभी। ओके, द फैसिनेशन विद मेसोपोटामियन अचीवमेंट हैज़ लॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हम देखा ही, हमने बहुत लंबा बैकग्राउंड पढ़ा है कि मेसोपोटामियन में भाई क्या क्या अचीवमेंट हुआ करते थे। इसके बाद जो एफर्ट किए गए किसको, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, राइटिंग, फाइंडिंग को प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए गए। और एफर्ट इंसान किस चीज़ में लगाता है, जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हीं एफर्ट से हम समझ सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी, आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ मानव साइनिंग ऑफ। टेक केयर।